इस वीडियो में एक बहुत ही रोचक जानकारी मिलने वाली है, खासकर इनकम टैक्स पेयर को या उन सरकारी कर्मचारियों को जो निवेश के लिए एटीसी में छूट पाने के लिए एनएससी में निवेश करते हैं। आमतौर पर लोगों को जानकारी होती है कि इनकम टैक्स के लिए जब हम एनएससी में निवेश करते हैं, तो जो हम निवेश करते हैं वो तो एटीसी के तहत आता है, लेकिन एनएससी में मिलने वाला ब्याज कर योग्य होता है। उसमें एक छोटी सी अपडेट या कह सकते हैं एक नई जानकारी आपको ऐड करनी है, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। अभी तक जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि 1 लाख की अगर हमने एनएससी ली है और उसका ब्याज मान लीजिए 5 साल बाद 1,45,000 या 1,44,000 बना, तो एक जनरल सी सोच बनी हुई है कि 44,000 जो ब्याज मिल रहा है एनएससी का, वो कर योग्य है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और आम तौर पर ज़्यादातर लोग अपनी कर योग्य आय में ये 44,000 दिखाते हैं और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाकर उस पर टैक्स भी अदा कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ जान लीजिए कि एनएससी जो 5 साल की है, उसमें शुरू के 4 साल जो आपको ब्याज मिल रहा है, उसको आप एटीसी में दिखाकर रिबेट क्लेम कर सकते हैं। कारण क्या होता है कि एनएससी में प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज आपके द्वारा निवेश की गई धनराशि पर हर साल ऐड होता चला जाता है, वो आपको नहीं मिलता। यदि मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए का निवेश किया, पहले साल उसे 8,000 रुपये का ब्याज मिला, तो वो 8,000 रुपये का ब्याज ग्राहक को नहीं मिलता। वो फेस वैल्यू में ऐड हो जाता है, अर्थात अब अगले साल एनएससी की वैल्यू 1,08,000 हो जाती है। तो ओवरऑल ये माना जाएगा कि आपने जो निवेश किया है वो आपके बिहाफ पर ही निवेश हो गया। एनएससी में ही निवेश माना जाता है। जब एनएससी में ही निवेश हो रहा है तो उसको आप एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है आईटीआर दाखिल करने का कि एक तरफ जहां आप जो पहले साल की आय हो उसको दिखाएं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 8,000 रुपये, वहीं दूसरी साइड में एटीसी में आप एनएससी इन्वेस्टमेंट के तौर पे 8,000 रुपये दिखाएं। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओवरऑल आपके ऊपर जो टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी वो जीरो बनेगी। यहाँ पे देखिएगा एनएससी का जो रूल्स हैं, जो लेटेस्ट रूल्स जारी हुए हैं, उसमें भी लिखा हुआ है कि the interest so occurred at the end of the each year up to the end of the fourth year shall be deemed to have been reinvested on behalf of the holder। अब 4 साल इसलिए बोला है क्योंकि जो अंतिम वर्ष होता है फिर निवेश एनएससी में नहीं होता, फिर तो एनएससी मैच्योर हो जाती है, ग्राहक को पेमेंट मिलता है, अर्थात जो 5वें वर्ष का ब्याज होता है वो री इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, उस पर आपको टैक्स देना है। तो सोचिए कहाँ अभी तक आप ब्याज 44-45 हज़ार पर दे रहे थे, अब शायद आपको पता चला होगा कि आपको ब्याज मात्र जो 5वें वर्ष ब्याज बनता है, आमतौर पे 1 लाख के एनएससी पर वो 10 या के बाद 11,000 से ज़्यादा का नहीं बनेगा, उस पर आपको ब्याज देना है अपने आईटीआर में। वो 10-11 हज़ार वाला जब आप दिखाएंगे उस पर आप टैक्स रिबेट नहीं हासिल कर पाएंगे। तो इस जानकारी से खुद अपडेट हो जाइए, अपने सहयोगी जो साथी लोग गवर्नमेंट जॉब में हों, जो इनकम टैक्स पर्पज़ से एनएससी में निवेश करते हों, उनके साथ भी इस बात को साझा करिएगा। उदाहरण के तहत समझते हैं। मान लीजिए 1,000 रुपये की किसी ने एनएससी ली, उसका पहला साल का ब्याज बना 79 रुपीज़। अब ये 79 रुपीज़ ग्राहक को तो मिलने नहीं है, 1,000 में ही ऐड होंगे। तो आप एक तरफ जब आईटीआर दाखिल करें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 79 रुपीज़ दिखा दें, वहीं दूसरी ओर एटीसी में चूंकि ये अमाउंट फिर से री इन्वेस्टमेंट हुआ है एनएससी में, तो आप 79 रुपये एनएससी में दिखा दें इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो इधर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 79 हुआ, उधर एटीसी में हुआ, एक दूसरे को ये क्रॉस वेरीफाई करेंगे, क्रॉस वेरीफाई नहीं कैंसिल करेंगे। इसी तरीके से दूसरे साल का 85.24
लेकिन वो फिर री-इन्वेस्टमेंट माना गया है, तो फिर आप उधर एटीसी में दिखा सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे साल के 91.98 को, चौथे साल के 99.24 को आप एटीसी में इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिखा के रिबेट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो 5वें साल का ब्याज मिलेगा 107.08, ये कहीं री-इन्वेस्ट होना नहीं है, तो इस पर आपको टैक्स देना है। तो अब आप सोचिए कि ये पाँचों पर अभी तक जो टैक्स देने की परंपरा कुछ लोगों को है या जानकारी के अभाव में ऐसा कर रहे थे, अब आप ऐसा ना करें और केवल एनएससी के 5वें वर्ष के ब्याज पर हमको टैक्स देना है, इस जानकारी से खुद को अपडेट कर लीजिए।